हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है कल प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद को पढ़े थे। हमने बताया था प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के हमने आपको 4 भेद बताए थे, जिसमें स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत और विवृत। और उसके बाद हमने आपको बताया था बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, जिसमें प्राणत्व या श्वास के आधार पे व्यंजन के भेद तथा घोषत्व के आधार पे व्यंजन के भेद। प्राणत्व एवं श्वास के आधार पे व्यंजन के 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें जो है अल्प प्राण और महाप्राण आते हैं। और घोष के आधार पे व्यंजन के भेद भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें अघोष और सघोष आते हैं। आज हम उसे परिभाषा के साथ पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम हेडिंग डालेंगे प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। आप लोग वीडियो को रोक करके 2 मिनट के लिए सभी लोग वीडियो को रोक देंगे और अपने दोस्तों और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाएं और हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, देखेंगे हम प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। कल हमने आपको फिगर बना के इसे समझा दिया था, तो आज हम एक एक करके उसकी परिभाषा देखेंगे और उसको समझते चलेंगे। ठीक है? हम हेडिंग डालेंगे प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। नंबर 2 बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब हम अपनी पहले हेडिंग डालेंगे अभ्यांतर प्रयत्न। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? अभ्यांतर प्रयत्न। पहले हेडिंग हमारा है अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न। कल हमने बताया था आपको अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 4। हम देखेंगे अभ्यांतर प्रयत्न में कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पे जो स्पर्श और वर्गीय व्यंजन होते हैं उन्हें अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। कि जो हमारे 52 वर्ण होते हैं उन्हें अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे समस्त वर्णों को अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। रखा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे अभ्यांतर प्रयत्न में को 4 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नंबर 1 है स्पृष्ट, नंबर 2 है ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, नंबर 3 है ईषत् विवृत,
ईशत विपरीत और नंबर 4 है विपरीत। क्लियर? कह रहे हैं प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। कह रहे हैं अभ्यांतर प्रयत्न में समस्त वर्णों को अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विपरीत और विपरीत। अब हमारी पहली हेडिंग रहेगी जो है ईशत स्पृष्ट। हमारी पहली हेडिंग क्या रहेगी? ईशत स्पृष्ट। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो आप तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दीजिए। आगे देखेंगे, कहना है स्पृष्ट। हमारी हेडिंग क्या है? स्पृष्ट। हम इसको देखेंगे, कह रहे हैं का से लेकर के मां वर्ग तक, का से लेकर मां, कह रहे हैं का से लेकर मां तक वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, का से लेकर मां तक के वर्णों का उच्चारण करते समय दिख रहा है, उच्चारण करते समय अवयव किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। कह रहे हैं का से लेकर मां तक वर्णों का उच्चारण करते समय अवयव किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। करें इनकी संख्या 25 है। हमने बताया कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग में 25 वर्ड आते हैं। तो वही चीज बताया गया है कि इस पृष्ठ में का से लेकर मां तक वर्णों का उच्चारण करते समय अव्यय किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, कह रहे पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं, वागेंद्रियां
खुली रहती हैं। खुली रहती हैं। कह रहे हैं का से लेकर मां तक के वर्ड को वर्ड को स्पृष्ट वर्ड कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं स्पृष्ट जो है का से लेकर मां तक के वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुखांग यानी अव्यय उच्चारण करते समय अव्यय किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हुए जो है बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कह रहे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। का से लेकर मां तक के वर्ड को स्पृष्ट वर्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? स्पृष्ट वर्ड हमने आपको कल भी बताया था कि इस पृष्ठ में का से लेकर के मां तक के वर्ड आते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी हेडिंग देखेंगे ईशत स्पृष्ट। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? ईशत स्पृष्ट। दूसरी हेडिंग है हमारी ईशत स्पृष्ट। दूसरी हेडिंग हमारी है ईशत देखिए इसमें जो है शर शा 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 और हा आते हैं ईशत स्पृष्ट में। हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इनके उच्चारण में वागेंद्रियां दिखाई दे रहा आप लोग को? कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियों के कुछ बंद दिख रहा है बेटा? हाँ, कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियों के कुछ बंद होने से होता है या बंद रहने से होता है। बंद रहने से होता है। कह रहे हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी वागेंद्रियां पूरी नहीं खुली होती हैं, कुछ बंद रहती हैं यानी कुछ खुली रहती हैं। कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियों के कुछ बंद रहने से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की रगड़ या घर्षण होती है। कह रहे हैं इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार से रगड़ या घर्षण होती है। इनकी संख्या इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। सा शा शा और हा आता है। कह रहे हैं ईशत स्पृष्ट में इनके उच्चारण में वागेंद्रियों के कुछ बंद रहने से होता है।
कि जब हम शा, सा, शा और हा का उच्चारण करते हैं तो हमारी वागेंद्रियां माने बाड़ी के द्वारा, कि जिससे हम बोलते हैं, वागेंद्रियां के हमारे सारे अंग, मुख के अंग के, इनके उच्चारण में वागेंद्रियां के कुछ बंद रहने से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार से रगड़ या घर्षण होता है। इनकी संख्या 4 है, जिसमें शा, शा, शा और हा आते हैं। ये हमने आपको कल बताया था। कल आप लोग एक बार इससे परिचित हो चुके हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। सब कुछ हमने कल एक बार बता दिया था फिगर से। जो लोग आज इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वो पहले कल वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे उन्हें पूरा कंटेंट समझ में अच्छे से आ जाएगा। वो पहले कल वाली वीडियो देखें। कल वाली वीडियो में वो उच्चारण स्थान जो है सर्च करके देखें कि उच्चारण स्थान ऋक से, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि प्रश्न के आधार पे व्यंजन के भेद, जिसमें हमने फिगर बना के आपको पूरा डिटेल से समझाया है। समझ में आई बात? अब हम आगे देखेंगे ईशत विवृत। अगले हेडिंग है हमारा ईशत विवृत। ईशत विवृत कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। ईशत विवृत में कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इसमें या, रा, ला, वा आते हैं। लिखेंगे इनके उच्चारण में वागेंद्रियां, इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। खुली रहती हैं। कह रहे हैं इन्हें अंतस्थ वर्ण, इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। यह यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या 4 है, जिसमें या, रा, ला, वा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ईशत विवृत में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ईशत विवृत में वर्णों की संख्या 4 है, जिसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें यानी अंतस्थ व्यंजन को ही ईशत विवृत कहा जाता है। समझ में आई बात? कह रहे हैं अंतस्थ व्यंजन को ही ईशत विवृत कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को जो है ईशत स्पृष्ट कहा जाता है। क्लियर? कह रहे हैं अंतस्थ व्यंजन को ईशत विवृत कहा जाता है और ऊष्म व्यंजन को ईशत स्पृष्ट कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे हम विवृत। अगले हेडिंग हम डालेंगे विवृत। विवृत का मतलब होता है कि इनके उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है और इसमें सारे स्वर आते हैं। विवृत में क्या आता है? सारे स्वर आते हैं। हेडिंग डालेंगे नंबर 4
विवृत। कह रहा है इनके उच्चारण में वागेंद्रियां दिख रहा है। हाँ, इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। खुली रहती हैं। इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। आगे देखेंगे, कह रहे हैं स्वरों का इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। स्वरों का प्रयत्न ही विवृत कहलाता है। विवृत कहलाता है। इसमें सारे स्वर आते हैं। सारे स्वर आते हैं। आ ई उ री ए ओ औ। क्लियर? इनकी संख्या 11 होती है और इसमें सारे स्वर आते हैं। सबको पता है स्वरों की संख्या 11 होती है। कल हमारे एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मैम आप व्यंजन का उच्चारण स्थान पढ़ा रही हैं, लेकिन इसमें स्वर भी आ रहा है जो है। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन के उच्चारण स्थान में हमने स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान एक साथ बताया हुआ है, ठीक से अकु विसर्जिया नाम कंठ। तो जिसमें जो है उनका ये कमेंट था कि मैम आप व्यंजन पढ़ा रही हैं और इसमें स्वर भी आ रहा है। तो बेटा उच्चारण स्थान जो है एक साथ पढ़ा दिया गया है। हमने आपको जब स्वर पढ़ाया है तो उसमें स्वर का उच्चारण स्थान भी बताया है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण स्थान पढ़ा रहे हैं तो हम एक साथ इसलिए बता दिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि छोटा या बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। समझ में आई बात? इसलिए हम स्वर और व्यंजन को जोड़ करके एक साथ पढ़ा दिए हैं। क्लियर? देखिए विवृत कह रहे हैं इनके उच्चारण में वागेंद्रियां खुली रहती हैं। स्वरों का प्रयत्न ही विवृत कहलाता है। कह रहे हैं स्वरों का प्रयत्न ही विवृत कहलाता है। इनकी संख्या 11 होती है। इसमें सारे स्वर आते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। दूसरी हेडिंग बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद देखेंगे। बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला है प्राणत्व या श्वास के प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित। प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित। दूसरा है हमारा घोष
स्वरतंत्री नाद पर आधारित, क्लियर। कह रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। पहली हेडिंग है प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित, और दूसरा है घोष स्वर तंत्री नाद पर आधारित। कह रहे हैं जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद हैं, दो भेद। पहला प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित, दूसरा घोष स्वर तंत्री नाद पर आधारित, क्लियर। अब हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के भेद। हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे देखिए प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के दो भेद होते हैं। लिखेंगे इसके आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कह रहे हैं इसके आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राणत्व अथवा श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? दो। नंबर एक अल्प प्राण, नंबर दो महाप्राण, क्लियर। नंबर एक अल्प प्राण, नंबर दो महाप्राण। अब हम हेडिंग डालेंगे पहली अल्प प्राण। पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे? अल्प प्राण। कह रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद हैं, प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित, घोष स्वर तंत्री नाद पर आधारित। तो प्राणत्व या श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम पहली हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? अल्प प्राण। पहली हेडिंग अल्प प्राण। लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। आगे देखेंगे इनमें वर्गों का पहला, तीसरा, इनमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा
इनमें वर्णों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा आते हैं। कह रहे हैं अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें वर्णों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा आते हैं। क्लियर? अब हम हेडिंग डालेंगे महाप्राण। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? महाप्राण। लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनमें वर्गों का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण यानी शा, शा, शा और हा आते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? प्राणत्व या जो है श्वास के आधार पे वर्णों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। कह रहे हैं कि अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा आते हैं। और महाप्राण में कह रहे हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनमें वर्णों का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण यानी शा, शा, शा और हा आते हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया दोस्तों? अब इसके नीचे हम एक बार एक साइड लिखेंगे अल्प प्राण और एक साइड लिखेंगे महाप्राण। ये तो हमारी परिभाषा हो गई और हमें समझ में भी आ गया कि वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा या, रा, ला, वा अल्प प्राण होते हैं। वर्गों का दूसरा और चौथा शा, 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 हा महाप्राण होते हैं। हम एक साइड डालेंगे अल्प प्राण, दूसरी साइड डालेंगे महाप्राण। अल्प प्राण में लिखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण में लिखेंगे दूसरा, चौथा। अब यहां डालेंगे का, खा, यहां डालेंगे गा, यहां डालेंगे घा और यहां डालेंगे ङा। समझ में आया?
कि अल्प प्राण वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा और महाप्राण वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो दूसरा वर्ण जो है खा हो गया और चौथा वर्ण जो है वो घा हो गया अपनी लाइन का। क्लियर? फिर देखिए यहां डालेंगे चा, छा, जा, झा, या। देखेंगे हम बता रहे हैं अल्प प्राण में वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और महाप्राण में वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो चा, जा और या ये वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया। छा और झा ये वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण हो गया। फिर यहां डालेंगे अल्प प्राण में लिखेंगे टा, डा, ड़ा। महाप्राण में लिखेंगे ठा और ढा। क्लियर? फिर उसके बाद ता, दा, ना। फिर महाप्राण में हमारा आ जाएगा था, धा। फिर उसके बाद पा, बा, मा, फा, बा। कह रहे हैं कि वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया, दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। अब हम देखेंगे कि अंतस्थ जो है वह अल्प प्राण में आते हैं। तो हम लिखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, यानी या, रा, ला, वा। आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण। आप ऐसे याद कर लीजिए, आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण। कि अंतस्थ जो है वर्ण वह अल्प प्राण में आते हैं और अंतस्थ में या, रा, ला, वा आता है, जिससे आपको कभी भी आपका अल्प प्राण और महाप्राण गलत नहीं होगा। और उसके बाद देखेंगे सारे स्वर जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं, यानी जो हमारे 11 स्वर होते हैं वो किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। अब हम देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में वर्गों का दूसरा, चौथा, वर्गों का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। समझ में आई बात? और इसमें ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब शा, शा, शा और हा आता है। क्लियर? आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण। कि अल्प प्राण में जब मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। और जब महाप्राण में जब मुख से अधिक वायु बाहर निकले तब उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसमें जो है ऊष्मा आते हैं जिसमें सा, सा, सा और हा आता है। अल्प प्राण में अंतस्थ आते हैं या, रा, ला, वा तथा सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हुआ? अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे घोषत्व, स्वर तंत्री नाद के आधार पे व्यंजन के भेद। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग का अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे घोषत्व,
स्वर तंत्री नाद के आधार पर वर्णों के भेद। दिख रहा है? कह रहे घोषत्व स्वर तंत्री नाद के आधार पर वर्णों के भेद। लिखेंगे इसके आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। समझ में आई बात? जिसमें घोष और आघोष। लिखिए इसके आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। नंबर 1 आघोष, नंबर 2 साघोष या घोष। देखेंगे आघोष में वर्गों का पहला दूसरा और साघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है। हम अगली हेडिंग डालेंगे आघोष। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम डिटेल से देखेंगे। हेडिंग है आघोष। आ माने ना, घोष माने कंपन, कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झनकृत ना हो तब उसे आघोष कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी तंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं, यानी कंपन नहीं होता है, उसे आघोष कहते हैं। लिखेंगे आघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती, कंपित नहीं होती। कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती हैं, उन्हें आघोष कहते हैं। आघोष कहते हैं। कह रहे हैं इनमें वर्गों का पहला और दूसरा, इनमें वर्गों का पहला और दूसरा, इनमें वर्गों का पहला और दूसरा तथा शा, शा, शा आते हैं। क्लियर? कह रहे हैं आघोष में आ माने ना, घोष माने कंपित, कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियां झनकृत ना हो, कंपित ना हो, उन्हें आघोष कहते हैं। इनमें वर्गों का पहला और दूसरा तथा शा, शा, शा आते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे साघोष। या घोष। शा माने साथ, घोष माने कंपन के। सा माने साथ, घोष माने कंपन के, कि जिन वर्णों के उच्चारण में
हमारे स्वर तंत्रियां कंपित होती हैं, हमारे स्वर तंत्रियों में झनकृत होती हैं, वह जो है सघोष वर्ण कहलाते हैं। इनमें वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसमें या, रा, ला, वा, हा आता है तथा सारे स्वर आते हैं। क्लियर? लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित हों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित हों उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। कह रहे हैं इनमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, इनमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। वर्ण तथा या, रा, ला, वा, हा तथा सारे स्वर आते हैं, तथा सारे स्वर आते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? कह रहे हैं कि घोषत्व या स्वर तंत्री नाद के अनुसार वर्ण के दो भेद होते हैं, एक आघोष होता है, दूसरा सघोष होता है। आघोष उसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियां कंपित ना हो उन्हें आघोष कहते हैं। इनमें वर्गों का पहला, दूसरा तथा शा, सा, शा आता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियां कंपित हो उन्हें सघोष कहते हैं। इनमें वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा या, रा, ला, वा, हा और सारे स्वर आते हैं। क्लियर? क्लियर दोस्तों? अब हम एक साथ देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे, बेटा आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है? आगे देखेंगे, समझ में आ रहा आप लोग को? हमने आपको अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष और सघोष क्लियर कर दिया है। हम एक बार देख लेंगे आघोष और सघोष को, व्यंजनों को जो है अलग करके देखेंगे। एक तरफ हेडिंग डालेंगे आघोष, दूसरे तरफ हेडिंग डालेंगे सघोष। लिखेंगे इनमें वर्गों का पहला, दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। देखेंगे का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा,
ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। और देखिए आ घोष में केवल शा 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 आते हैं, केवल आ घोष में ये तीनों शा आते हैं। समझ में आई बात? और सा घोष में या रा ला वा हा तथा सारे स्वर आते हैं। सा से स्वर, सा से सा घोष, सा से स्वर, सा से सा घोष, सारे स्वर सा घोष होते हैं। और आ घोष में वर्गों का पहला दूसरा और सा आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम? संयुक्त व्यंजन। देखिए हम जो है इसके पहले व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ें, फिर जो है हम पढ़ें व्यंजन का उच्चारण स्थान, फिर हम प्रयत्न के आधार पे व्यंजन को दो भागों में पढ़ें। सबसे पहले अभ्यांतर प्रयत्न हमने पढ़ा, उसमें व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया अभ्यांतर प्रयत्न में, जिसमें स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विपरीत और विपरीत। फिर हमने जो है बाह्य प्रयत्न में व्यंजन के 2 भागों में बांट के, जिसमें प्राणत्व या श्वास के आधार पर व्यंजन को पढ़ा, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर घोषत्व स्वर तंत्री नाद के आधार पे व्यंजन को पढ़ा, जिसमें आघोष और साघोष। क्लियर हुआ दोस्तों इतना? अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। हेडिंग डालेंगे हमने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन 33 होते हैं और लिखने के आधार पे वर्ड जो है 52 होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन परिभाषा देखेंगे इसकी। वे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कह रहे हैं वे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। जिसमें छा, त्रा, ज्ञा और स्रा आता है। हम देखेंगे, हमने परिभाषा बताई, वे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। हम देखेंगे कि ये किन दो संयुक्त व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। देखेंगे छा, ये आधा का प्लस खट्टी शा से मिलके बना हुआ है। त्रा, ये आधा ता प्लस रा से मिलके बना हुआ है। ज्ञा, ये आधा जा प्लस इया से मिलके बना हुआ है।
श्रा, ये आधा बड़ा श्रा प्लस रा से मिलके बना हुआ है। आप देख लीजिए खुद ही कि वे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जिसमें छा, त्रा, ज्ञा और स्रा आते हैं। आप देखिए छा, ये आधा का प्लस खट्टी सा से मिलके बना हुआ है। ये आधा ता प्लस रा से मिलके बना हुआ है। ये आधा जा प्लस इया से मिलके ज्ञा बना हुआ है। और स्रा, ये आधा बड़ा सा प्लस रा से मिलके बना हुआ है। क्लियर? हम इसका उच्चारण स्थान भी देख सकते हैं। देखेंगे हम, का उच्चारण स्थान कंठ है और खट्टी शा का उच्चारण मूर्धा है। इसलिए श्रा का उच्चारण स्थान, छा का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा दोनों है। फिर ता का उच्चारण स्थान दंत है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए त्रा का उच्चारण स्थान जो है दंत और मूर्धा दोनों है। फिर हम देखेंगे जा का उच्चारण स्थान तालु है और इया का उच्चारण स्थान नासिका है। इसलिए ज्ञा का उच्चारण स्थान तालु नासिका दोनों है। और शा का उच्चारण स्थान तालु है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए श्रा का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा दोनों है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है छा का उच्चारण स्थान है, तो छा का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा है, त्रा का उच्चारण स्थान दंत मूर्धा है, ज्ञा का उच्चारण स्थान तालु नासिका है और स्रा का उच्चारण स्थान तालु मूर्धा है। क्लियर हुआ? संयुक्त व्यंजन समझ में आया सबको? यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं संयुक्त व्यंजन से। यूपीपी 2018 में पूछा गया था, जिसमें 41,520 वैकेंसी थी। उसमें पूछा गया था कि छा, हम क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था यूपीपी 2018, पूछा गया था छा योग है, छा व्यंजन योग है। ऑप्शन में था आधा जा प्लस इया, दूसरे ऑप्शन में था आधा का प्लस खट्टी शा, तीसरे ऑप्शन में था आधा शा प्लस रा, चौथे ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा गया है छा व्यंजन योग है। यहां ये नहीं पूछा गया कि छा जो है किन दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, यहां ये पूछा गया छा व्यंजन योग है। अब यहाँ योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है कि ये छा जो है ये किन दो व्यंजनों के जोड़ से बना हुआ है। ऑप्शन था आधा जा प्लस इया, आधा का प्लस खट्टी शा, आधा शा प्लस रा, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, हमने अभी बताया कि छा व्यंजन जो है
ये आधा का प्लस खट्टी श से मिलके बना हुआ है। कभी भी आपसे यदि पूछे कि छ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो का उच्चारण स्थान कंठ होता है और खट्टी श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसलिए छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा दोनों है। समझ में आई बात? क्लियर? ये जो है यूपीपी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्ताक्षर व्यंजन है। संयुक्ताक्षर व्यंजन है, ये यूपी बीएड में पूछा गया था। संयुक्ताक्षर व्यंजन है, ऑप्शन था हमारा छा, दूसरा ऑप्शन था त्रा, तीसरा ऑप्शन था जा, चौथा ऑप्शन था ला। आप बताएंगे संयुक्ताक्षर व्यंजन है। संयुक्ताक्षर व्यंजन है, ऑप्शन आप देख लीजिए। नंबर 1 पे है छा, नंबर 2 पे है त्रा, जा और ला। संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम तो हमें संयुक्त व्यंजन बताई हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन नहीं बताई हैं। बेटा संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर व्यंजन भी कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और अपना क्वेश्चन कभी भी गलत मत कीजिएगा। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि संयुक्ताक्षर व्यंजन है, इसमें कौन सा व्यंजन है जो संयुक्त है। वैसे भी आप इस पे ऐसे भी देख सकते थे कि इसमें सभी तो जो है स्पर्श व्यंजन है, छा भी स्पर्श व्यंजन है, जा भी स्पर्श व्यंजन है, ड़ा भी स्पर्श व्यंजन है। बचा यही एक त्रा जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो सभी से अलग है। समझ में आई बात? ये त्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये जो है आधा तय प्लस र से मिलके बना हुआ है। तय के आधे तय के उच्चारण स्थान दंत है और र के उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए त्रा का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा दोनों है। क्लियर? संयुक्ताक्षर व्यंजन है तो आपका त्र। संयुक्ताक्षर व्यंजन में छ, त्रा, ज्ञा और स्रा आते हैं। क्लियर है दोस्तों? बाकी हम कल मिलते हैं आप लोगों से इसी समय, कल मिलेंगे। फिर हम कल आपको बताएंगे आगत व्यंजन किसे कहते हैं, वर्तस्य व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं और जो है संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, ये कल हम आपको बताएंगे। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।